Hi student, I am Bhavnagar, faculty of ICI of ISCA and ITS both. आज मैं आपके साथ ISCA में जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम और जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि बच्चे बाद में मेरे पास कहीं से आते हैं और वो कहते हैं कि मैम हमें एज पर आवर एक्सपेक्टेशन हमें मार्क्स नहीं मिले। सो प्रॉब्लम क्या होती है, कहाँ पे होती है, जिसकी वजह से वो अपने मार्क्स को एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं कवर अप कर पाते। सो मैं तो बहुत ही सिंपल चीज कहूंगी कि हमें कहाँ पे हम जो लैग करते हैं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि 80% स्टूडेंट, 80 क्या 90% स्टूडेंट्स में सेम प्रॉब्लम मैंने देखी है और सेम जगह वो बच्चे लैग करते हैं। इसका मेरा डेंजरस सब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आता क्यों कहलाता है, बिकॉज रियली इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम इट इज क्वाइट बोरिंग, इट इज अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट व्हाई आई डोंट नो। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट इफ यू कोरिलेट विद इन प्रैक्टिकल लाइफ, अगर आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करते हैं तो ये बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट या अनइंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। और मैं स्टूडेंट से सुनती हूँ कि मैम इसको मदद करना पड़ता है, इसको क्रैम करना पड़ता है। नो, आई सेड नो, ना ही इसको क्रैम करने की जरूरत है, ना ही इसको मगअप करने की जरूरत है। सो ना ही इसमें आपको रटना नहीं है, इसमें आपको रट्टू तोता नहीं बनना। आपको इसमें कॉन्सेप्ट वाइज जाना है। कॉन्सेप्ट वाइज बच्चे कहते हैं मैम कॉन्सेप्ट वाइज कैसे जाना है, तो कॉन्सेप्ट वाइज आपको हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ से कॉरिलेट करने के बाद फिर उसको थ्योरी पार्ट पे जाना है। आप डायरेक्टली आप पार्ट पे पढ़ते हैं, बच्चे स्टडी करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं, लेकिन सिर्फ रटने, अगर मैं कहूं कि सिर्फ रटना इसका एक मेन इसका 100% है तो नहीं, मैं नहीं कह सकती। हमारी हर चीज का एक रेशियो होता है कि कितना परसेंट हम किस चीज को देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ते हैं। लाइक मैं अगर कहूं कि अगर आप इसको एक बार in my view, if once you start grasping the basic of the subject, you find it is very interesting, it is very easy. How, वो मैं बताऊंगी आपको इस सेशन में। अभी मेरा थोड़े दिन पहले इसका का एक सेमिनार हुआ था ICI में, सो वहां पर भी मैंने यही चीजें बच्चों को बताई थी। और बहुत सारे बच्चे तो इतना ज्यादा ब्लाइंड हैं, मतलब इस सब्जेक्ट के लिए मुझे नहीं पता कि वो बिल्कुल भी इसको सीरियसली नहीं लेते और फेल होते हैं और तब भी सीरियस नहीं लेते। आई डोंट नो व्हाई। सो अभी तक तो बच्चों को ये भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास फेसबुक पे डेली मैसेजेस आते हैं, मेरे पास मेल पे डेली मैसेजेस आते हैं कि मैम इसका में कितना परसेंट चेंज हुआ है, मैम इसका में आई थिंक कोई बच्चा बोलता है 10 to 20% चेंज है, कोई बच्चा बोलता है सिर्फ 1 चैप्टर चेंज है, कोई बच्चा बोलता है सिर्फ 2 चैप्टर चेंज है। सो सीरियसली यहाँ पे बहुत वास्ट चेंजेस है। वो सारे चेंजेस मैं आपको अभी यहाँ पे शो करूंगी, वन बाय वन मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर बिल्कुल नया है और कौन सा चैप्टर पुराने वाले में कुछ आया है। सो यहाँ पर मैं ये सभी चीजें आपको मतलब बहुत अच्छे से अभी आपको मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले तो आपको बेटा इसका में मेरे कितने चैप्टर्स और कौन कौन से न्यू हैं और उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे इसका में जो मेरे कॉन्सेप्ट ऐड हुए हैं, या मैं सबसे पहले आपको चैप्टर्स बता रही हूँ कि न्यू कौन से हैं एंड ओल्ड कौन से हैं। ठीक है बेटा जी। सो इसका में मेरे कुल मिला के 8 चैप्टर हैं। पहले मेरे चैप्टर ज्यादा थे, लेकिन अब मेरे 8 चैप्टर्स हैं। और चैप्टर नंबर 1 है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस का, यानी ये चैप्टर मेरा गवर्नेंस से रिलेटेड चैप्टर है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस and management of information system, IS. Chapter number 2, information system concept। पहले मैं सारे चैप्टर्स आपको लिखवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस चैप्टर में कितना परसेंट चेंज है या कौन सा चैप्टर 100% न्यू है। चैप्टर नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ information system। Chapter number 4, BCP and DRP।
चैप्टर नंबर 5, एक्विजिशन, डेवलपमेंट and implementation of information system. Chapter number 6, auditing of information system. Chapter number 7, IT regulatory issues. Chapter number 8, emerging technology. ये मेरे टोटल कुल मिला के 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर्स हैं बेटा मेरे। अब ये 8 चैप्टर्स में से सबसे बिल्कुल न्यू चैप्टर अगर मैं कहूं तो बिल्कुल न्यू चैप्टर कौन सा है, या कॉम्बिनेशन में कौन सा चैप्टर है? सो बिल्कुल न्यू चैप्टर में हमारा 100% न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 मेरा बिल्कुल न्यू है, इसमें पुराना कुछ भी नहीं है, नॉट अ सिंगल कॉन्सेप्ट जो आपके पुराने कोर्स से मैच करता हो। तो चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल नया है। और ये चैप्टर है किस चीज का? देखो बेटा, इस चैप्टर में आपको आईटी गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मेरे हिसाब से यहाँ पे गवर्नेंस से रिलेटेड पूरा वाज में है। एंटरप्राइज गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस, पूरा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरा बहुत डीप पढ़ना है। दूसरा गवर्नेंस पढ़ने आपको, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना है, एंटरप्राइज गवर्नेंस पढ़ना है और आईटी गवर्नेंस पढ़ना है। तो 3 गवर्नेंस पढ़ने हैं हमें, 3 टाइप के गवर्नेंस पढ़ने। दूसरा कि मेरी इंटरनल कंट्रोल्स, और इंटरनल कंट्रोल्स भी किस मैनर में, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ERM एंड इंटरनल कंट्रोल, बेसिकली GEIT, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन में पढ़ना है। उसके बाद आपको आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स पढ़नी है। देन आपको कॉबिट 5 पढ़ना है। कॉबिट 5 आपको ध्यान हो 1 2 3 4 5 एज पर डे हमारी जनरेशन, जो हमारी डे बाय डे न्यू हमारे कॉन्सेप्ट आए, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर अब हमारा कॉबिट इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस। तो ये मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉबिट 5 आपका पहले भी थोड़ा सा आपने पढ़ा है, लेकिन अभी यहाँ पे हमारा बहुत एक्सप्लेन में। सो ये मेरे कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर नंबर 1 के, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस की एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो बेटा जी ये चैप्टर मेरा कंप्लीटली नया चैप्टर है और इस चैप्टर की वेटेज 15 मार्क्स की है। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर की वेटेज 15 नंबर की है। 10 to 15 नंबर, मैं 15 लेके चलूंगी, लेकिन 10 से 15 नंबर की ये चैप्टर वेटेज रखता है। न्यू चैप्टर है, 15 नंबर का आ सकता है। उसके बाद है मेरा चैप्टर नंबर 2। अब ये जो चैप्टर है बेटा, आपको देखने से तो लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये तो वही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम वाला मेरा वही है। हाँ, चैप्टर का नाम बिल्कुल वही है, कॉन्सेप्ट भी 80% वही है, लेकिन बहुत सारी चेंजेस आई हैं, यानी इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट हटे हैं और बहुत सारे ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं कहूंगी कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हम जो पुराना कोर्स पढ़ रहे हैं उस कोर्स में से, इस चैप्टर में से 40% कंटेंट हटा के 40% नए ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है और प्लीज मैं आपको ये एक सलाह दूंगी कि आप स्टडी मैट से पढ़ें। प्लीज डोंट गो फॉर एनी अदर बुक। स्टडी मैट इज द बेस्ट, जहां पे हमें एक बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट मिलते हैं, ना तो फालतू की चीजें मिलती हैं और ना ही कोर्स से कम मिलता है। तो वहां पे हमें 100% कोर्स मिल रहा है और वो कोर्स मिल रहा है जो मेरे एग्जाम में आना है, ठीक है। तो प्लीज रेफर स्टडी मैट, इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है उसको आप रेफर करेंगे, आईसीआई ने जो आपको प्रोवाइड किया है उसको आप रेफर करेंगे, और वो भी नया वाला, पुराना वाला नहीं, वो आपके कोर्स के लिए नहीं है। नवंबर 14 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स, आपको अभी जो नया स्टडी मैट इंट्रोड्यूस किया है आईसीआई ने, उस स्टडी मैट से पढ़ना है, ठीक है बेटा जी। तो पुराना स्टडी मैट नहीं हाथ लगाना, अब नया लेना और नए से पढ़ना, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऊपर से चैप्टर का नाम सेम है, बट इंटरनल कंटेंट्स बहुत सारे सेम भी है, 60% ऑलमोस्ट सेम है, बट 40% हमारा नया ऐड हुआ है और पुराना वाला हटा है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम।
अच्छा ये चैप्टर है, इसकी मैं वेटेज दूंगी आपको बेटा 15 मार्क्स की। 15 नंबर का ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हमारा 50 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसके मेरा प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर पूरा नेक्टर है। नेक्टर समझते हो ना? नेक्टर जो जूस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सो उसके अंदर और मेरे इसका का नेक्टर है। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम चैप्टर में इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड सभी चीज होगा, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या होती है? प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन में हम सब चीज पढ़ लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज पढ़ लेते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप ऑडिटिंग वाले कंटेंट भी, अभी ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो चैप्टर है उसके 20-30% कंटेंट तो प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में ही पढ़ लेंगे। आप जब देखेंगे कॉन्सेप्ट को मैच करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कम से कम 20 to 25 मार्क्स की वेटेज को रखता है। सो प्लीज इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं कीजिएगा। और ये चैप्टर थोड़ा सा चलाकी ये करके गया बेटा, ये जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स वाला आपका चैप्टर था, पहले जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव था उसके कंटेंट है, लेकिन उसके साथ कुछ नया भी ऐड हुआ है। तो प्लीज इसमें कोई भी रिस्क मत लेना, इसका कोई भी कॉन्सेप्ट मत छोड़ना। हर एक कॉन्सेप्ट इसका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो चैप्टर नंबर 3 जिसको आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करेंगे, सो इसे बहुत अच्छे से करना है। ओके बेटा, चलिए चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जहां पे मेरा ये चीज, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर मेरा बैकअप और रिकवरी कंसेप्ट आ रहा है। अब यहां पे पुराना चैप्टर है बिल्कुल, लेकिन यहां भी वही चीज हुई है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट में हुई है। क्या हुई है बेटा जी? यहां पर भी मेरी आईसीआई ने क्या किया है, यहाँ पे नाम सेम लेकिन अंदर 30-40% कंटेंट चेंज किया है। कैसे चेंज किया है? यहाँ पे जो मेरी BCM करके कॉन्सेप्ट डाल दिया, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मेरी जो प्लानिंग में या फिर मेरी डिजास्टर रिकवरी में, वहां पे मेरा कंटेंट बढ़ा दिया है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे भी मेरा जो मैंने ओवरऑल कैप्चर किया है 30% कंटेंट हमारा ऐड हुआ है, ठीक है। और पुराना इसमें से कुछ नहीं हटा, लेकिन बस ऐड हुआ है, 30% कंटेंट यहाँ पे ऐड हुआ है। सो ये है मेरा 10 से 15 नंबर का ये है मेरा चैप्टर है। उसके बाद बेटा जी मेरा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है मेरा एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम सेम बिल्कुल SDLC चैप्टर। SDLC का ध्यान है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। वहां पे क्या करते थे? वहां पे सिस्टम की डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी मींस प्लानिंग, है ना, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। और इसका मैंने बहुत अच्छा फंडा बताया आपको, यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे मैंने लोड कर रखा है फेडिटिम करके, और वो एक समझ जाओगे। एक चैप्टर पूरा मेरा चैप्टर नंबर 5 उस एक मिनोमिक में आप समझ जाओगे सारे फेजेस, सातों के सातों फेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने SDLC वाले चैप्टर को एज इट इज बिल्कुल फिट कर दिया है। तो इस चैप्टर में सिर्फ नाम चेंज किया, नाम चेंज करके बस एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है। जो SDLC का चैप्टर है वो मेरा पूरा ये वही चैप्टर है, SDLC वाला चैप्टर जो था बेटा वही पूरा चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 ऑडिटिंग का जो पहले मेरा चैप्टर था उसमें से कुछ कंटेंट लिए गए हैं बट ऐड हुए हैं। तो ये मेरा 50-50 यानी 50 पुराना वाला 50 नया वाला, ठीक है। तो ये मेरा चैप्टर 50% नॉट 70%, 50% नया 50% पुराना, ठीक है। और इस चैप्टर को एक्विजिशन वाले चैप्टर का बेटा यहाँ पे 20 to 25 मार्क्स का वेटेज है, 20 से 25 नंबर की वेटेज है। इसके बाद है ऑडिटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे ऑडिटिंग से रिलेटेड चीजें जो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में वो भी है, और साथ में कुछ और मैंने अभी बोला 50% नया है 50% पुराना है। सो ऑडिटिंग से रिलेटेड मेरा इंफॉर्मेशन सिस्टम,
यहाँ पे प्रोटेक्शन वाला जो मैंने बोला था ना, इसमें कवर हो जाएगा। वहां पर बहुत सारा कंसेप्ट है, 20-30% कंटेंट है जो वहां पे हमने कवर अप कर लिया है। सो इस चैप्टर को मैं 10 मार्क्स की कवरेज दूंगी, क्योंकि वहां पे हमारा ऑलमोस्ट 5-7-10 नंबर का वहां पे हमारा कवर अप हो चुका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रहता है मेरा आईटी रेगुलेटरी इश्यूज। आईटी रेगुलेटरी इश्यूज जहां पे मेरा बेटा पुराना, अगर मैं कहूं, आपने शायद, मेरे हिसाब से 80% बच्चे अवेयर नहीं थे कि हमारे आईटी एक्ट 2000 लास्ट टू लास्ट टाइम से ही आईटी एक्ट 2008 हमारे सब्जेक्ट में नोट हो चुका था, और आईटी एक्ट 2008 अमेंडेड जो एक्ट है वही हमारे एग्जाम में भी आ रहा था। सो आईटी रेगुलेटरी इश्यूज में ये पूरा है। और यहाँ पे तो अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो पहले ही इसको अमेंड कर दिया गया है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, वो बात अलग है। तो आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए कि आपको आईटी एक्ट 2008 पढ़ना है, ठीक है, और इसको मैं 10 to 15 मार्क्स की वेटेज दूंगी। इसके बाद मेरा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी प्रैक्टिकल, मैं कहूंगी कि चैप्टर है मेरा। प्रैक्टिकल कैसा है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेरे जितने भी रियल आप देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, है ना, ग्रीन आईटी, ये सब चीजें क्या है, हम नहीं देख रहे हैं कि हाँ ये सब चीजें लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है। सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमें यही पढ़ने हैं। और ये इनके ऊपर इतने प्यारे प्यारे वीडियोस हैं कि आप वीडियोस देख के ही इसको समझ जाओगे, ठीक है। तो बेटा कोशिश करो कि किसी भी चीज को रटने की बजाय उसको समझो। अगर आप किसी भी चीज को देखते हो तो उसे जल्दी समझ पाते हो, बशर्ते आप उसे रटना शुरू करोगे। रटना शुरू करोगे तो कभी समझ नहीं पाओगे, अगर उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके आओगे तब उसको समझ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से कंसिडर करनी है कि आपको पढ़ना कैसे है, रट के पढ़ना है या समझ के पढ़ना है। समझ के पढ़ोगे तो शायद अच्छे से कर पाओगे, रट के पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, एग्जाम में एक वर्ड बोल गए, पीछे की आगे की सब चीजें गई, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम होती है। और 50 नंबर ला रहे हैं वो 70 नंबर पे पहुंच जाएंगे, और अभी जो फेल हो रहे हैं वो इजीली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कहूंगी सबको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है, बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ला के पढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज, एग्जाम टाइम में मैंने देखा है बच्चों को कि वो मतलब उनको यही नहीं पता होता टाइम मैनेजमेंट क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे थ्योरी के पेपर्स में, ठीक है। जब आप आईटीसीसी में थे तो आप क्या करते थे, आईटी का पेपर उठा लिया तो 2 घंटा आईटी में लगा दिया, ठीक है। अगर एसएम का पेपर उठा लिया तो 2 घंटा एसएम में लगा दिया। क्यों भाई, 1.5 उसके लिए, 1.5 उसके लिए। तो टाइम मैनेजमेंट में कुछ होता है ना, तो इसका में भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। बच्चे पेपर ही पूरा नहीं कर पाते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, जैसे मैंने अभी भी कहा कि जितना लिखना है उतना नहीं लिखेंगे। अब बच्चे पूछते हैं मैडम कितना लिखना है, मतलब शीटें भर के आनी है 10, 12, 25, 30, या मतलब क्या लिखना है। तो बेटा हर कॉन्सेप्ट को मार्क्स वाइज हम वेटेज देते हैं। तो मार्क्स वाइज अगर हम वेटेज देते हैं तो अगर आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी दो शीट भर के आओगे, ठीक है, और 4 नंबर के क्वेश्चन में भी 2 शीट भर के आओगे, और 6 नंबर के क्वेश्चन में भी 2 शीट भर के आओगे, तो बेचारा एग्जामिनर तो क्या करेगा, वो कहेगा कि 2 मार्क्स में भी उतना, 4 मार्क्स में भी उतना, 6 मार्क्स में भी उतना। मतलब इसको यही नहीं पता कि किस पे कितना लिखना है, बस लिखते जाओ। तो ये उसका एग्जाम्पल, इट इज सफिशिएंट। आपको उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसको एक्सप्लेन करो, उसकी डेफिनेशन दो और उसके एग्जाम्पल्स लिखो, बस दैट्स इट। 4 मार्क्स में बोल रहा है तो उसके टाइप्स लिखो, एग्जाम्पल्स दो। 6 मार्क्स में पूछ रहा है तब उसके सब टाइप्स पर आओ। तो यहां पर आपको अलाइनमेंट की बहुत जरूरत है। आप अपना अलाइनमेंट इतना जबरदस्त खराब करते हैं, आप स्टार्ट क्वेश्चन को कहां से करते हैं और एंड जब करते हैं आपको खुद को नहीं पता होता कि क्वेश्चन कहां जा रहा है, ठीक है। तो आंसर आपको बहुत प्यारे तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। एंड प्लीज डोंट मेक पैराग्राफ राइटिंग, आप पैराग्राफ में आंसर नहीं देंगे प्लीज।
आईटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। कहीं भी कहानियां सुनी है आईटी में? नहीं सुनी ना, तो आप क्यों कहानी सुनाते हो? पैराग्राफ राइटिंग शुरू कर देते हो, बस लिटरेचर लिखना शुरू। ऐसा नहीं करना, आपको पॉइंट्स लिखने हैं, हेडलाइंस, मेक पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज उसको लिखना है। ऐसा नहीं कि बस शुरू कर दी और वो कहानी शुरू तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे हुई थी और खत्म वो मोबाइल कंप्यूटिंग पे हुई, ठीक है। ऐसे नहीं करना प्लीज, ठीक है। तो बच्चे एग्जांपल्स देते हैं। अभी मैंने एक पेपर पढ़ा बच्चे का, मेरे पास सर्टिफाइड कॉपीज आई बच्चे की कि मैम मेरे देखिए मैंने क्या गलती की है, मेरे को 3 बार से मैं इसका मैं फेल हो रहा हूँ। तो बड़ा ही परेशान था वो बच्चा, तो मैंने उसकी आंसर शीट पढ़ी। मुझे उसके ऊपर गुस्सा भी आया कि आप ब्लेम तो कर देते हैं कि आईसीआई नंबर नहीं देता। अरे आईसीआई कहां से नंबर देगा? जब आप कुछ लिखोगे तब तो नंबर देगा ना। अब वो मतलब ऐसे तो नहीं, बीकॉम की तरह तो आपको नंबर नहीं मिल सकते ना डियर। सीए कर रहे हो तो सीए की तरह नंबर मिलेंगे, और फाइनल में हो है ना, इसके बाद तो आपके नाम के आगे वैसे ही सीए लग जाना है। तो उस कैटेगरी में भी लेके जाओ ना अपने आप को। आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है। आप बच्चों वाले आंसर्स लिखते हो। अगर वो आपको ईआरपी का एग्जाम्पल पूछ रहा है तो आप एग्जाम्पल्स में ऐसी ऐसी चीजें लिखते हो कि सर पे हाथ दे एग्जामिनर कि ये लिखा क्या है, ठीक है। ईआरपी का पूछ रहा है और वो लिख रहा पाकिस्तान है, ठीक है। तो ऐसे नहीं जाना, लिखना जो वो पूछ रहा है। एग्जाम्पल भी एक रेलिवेंट एग्जाम्पल और टेक्निकल एग्जाम्पल होना चाहिए। ऐसा नहीं है ईआरपी के एग्जाम्पल में आप सब्जी वाले का एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। ईआरपी एग्जाम्पल है, सैप एग्जाम्पल है, उसको उसके हिसाब से लिखोगे ना, ऐसे थोड़ा ना कुछ भी लिखते जाओगे। सो यहाँ पर आपको अलाइनमेंट का बहुत ध्यान रखना है। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट खराब हुआ, नंबर गए, ठीक है। तो वहां पे अब ये होगा कैसे मेंटेन, अलाइनमेंट कैसे मेंटेन होगा आप पूछो, तो अलाइनमेंट कैसे मेंटेन होगा? आप जब हेडलाइंस को मेंटेन करेंगे, आप पॉइंट्स में लिखेंगे, और बहुत एक साफ सुथरी सी सोच है कि जब भी बच्चा पैराग्राफ में लिखता है वो कहानियों के अलावा कुछ नहीं लिखता। 2 लाइन ठीक, बाकी के 8 लाइनों में वो कहानियां लिखता है। एक क्लाइंट को एक ही कॉन्सेप्ट को मैंने खुद देखा है 4-4 बार बच्चे रिपीट करते हैं एक ही पैराग्राफ, ठीक है। प्लीज ये तो दिमाग से निकाल दो कि पेज भर भी 15 पेजेस भर दिए मैंने, ठीक है। मैं बार बार आंसर शीट ले रहा हूं, तो अगल बगल वाले तो बड़े खुश होंगे ना कि हाँ 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 क्या क्या लिख रहा है ये तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वहां पे आपका इम्पैक्ट अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है तो आएगा, अगर आपने कहानियां लिखी है तो नेगेटिव ही जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से कंसिडर करनी है। तो मैंने आपके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो मैंने अभी रिसेंटली देखा बच्चों के अंदर, मतलब मैंने जब सर्टिफाइड कॉपीज देखी बच्चों की कि ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों बच्चे इसका में इतने रोते हैं, तो मैंने यही ऑब्जर्व किया बेटा कि अलाइनमेंट में बहुत प्रॉब्लम है, टाइम मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं है, और मगिंग और क्रैमिंग के अलावा कुछ नहीं करा आपने। बीच ठीक है। सो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, जो मेरा आईसीआई आपके स्टडी मैट में बता रहा है उसको ध्यान से पढ़ें, उसको एग्जाम्पल्स के साथ कॉरिलेट करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कॉरिलेट करें, कॉर्पोरेट एग्जाम्पल्स के साथ कॉरिलेट करें, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि भैया मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे कुछ अच्छा नॉलेज पा रहे हैं, सिर्फ रट के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको लिखनी है, ऐसी चीजें आपको कंसिडर करनी है। तो प्लीज मेक योर शेड्यूल इन अ प्रॉपर वे, और प्लीज टेक्नोलॉजी को आप किस तरीके से सोचते हैं आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से इट इज नॉट व्हाट टेक्नोलॉजी डज that benefit both you and those around you. So आपको क्या करना है? आपको टेक्नोलॉजी को रटना नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है। वो आपको कैसे हेल्प कर रही है आप वो बताओ। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको कहां कहां हेल्प कर रहा है? क्लाउड कैंपस आपका आईसीआई चला रहा है तो वो आपको हेल्प कर रहा है ना। जो बच्चे इधर उधर दिल्ली में नहीं आ सकते कोचिंग क्लासेस लेने के लिए, या जो बच्चे बिजी हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो अपना घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटीज हैं ये कैसे टेक्नोलॉजी तो प्रोवाइड कर रही है ना बेटा। तो इन सब चीजों को आप समझिए, इन सब चीजों को आप लिखिए, इन सब चीजों को आप कंसिडर कीजिए। सो आप नहीं समझेंगे कि हमें कुछ चीज रटनी पड़ रही है। जैसे टेक्स्ट में एप्लीकेबल करते हो रियल लाइफ एग्जांपल्स में,
ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है। आईटी मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेरा इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट, यहाँ पे कुछ भी रटने वाला नहीं है। यहाँ पे इससे ज्यादा तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही, क्योंकि इसमें कोई भी चीज रखने लायक नहीं है। सो ये मेरा आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज है। प्लीज अच्छे से पढ़िए, गिव योर एग्जाम, आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स दें, सभी बच्चे पास हो, बहुत अच्छे से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। और मेरा ईमेल आईडी है, किसी भी बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। .com and second email ID is bhavnagarclasses@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है, इससे मेरा फेसबुक पे अटैच है। सो आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।